स्टार्ट हो गया लाइव। ओके, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली। आइए, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे आज के सेशन में और आपके प्रारंभ बैच में। उम्मीद करता हूं कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई लिखाई सब बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। तो फिर चलिए आज के आपके सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे आज के इस सेशन में ज्वाइन कर लिया है। मैं देख पा रहा हूँ आर्यन को, तिशार को, नेहा को, विशाल को, खुशी को, उजाला को, सुस्मिता को, तरन को, गगन को, तनीषा को, ज्योति को, आयुष को, सुलेखा को, खुशी, नितेश, रंजना, आशुतोष, शीना, पलक, सत्यम, मोनिका, प्रतिभा, प्रियंका, सुशील, अर्पित, नेहा, शुभम, संजीव, मोहिनी, छोटू, प्रियंका, वर्षा, रितेश, मेघा, लक्षिता, आसिफ, आदित्य, करिश्मा, प्रीति, विकी, पूजा, दौली, दिव्या, आकृति, कल्याणी, शोभा, पूनम. So you all have joined. So I can see many of you have already joined me in this session. So it's time to start for this session. तो चलिए फिर आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन में मैं आपके एनसीईआरटी वाला का चैप्टर नंबर 4 शुरू करने वाला हूं और आपके एनसीईआरटी वाला का जो चैप्टर नंबर 4 है वो एग्जैक्टली 1857 की क्रांति है। तो आइए मैं आपको 1857 की क्रांति के बारे में अब बताता हूं और हम इस चीज को जानने और समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं 1857 की क्रांति। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द रिवोल्ट ऑफ 18। ठीक है, तो देखिए हम हैं अध्याय नंबर 4 पर। अध्याय नंबर 4 पर हमारी बातचीत जो हो रही है वो 1857 के विद्रोह के बारे में हो रही है। 1857 के विद्रोह के बारे में जो हमारी बातचीत चल रही है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले 1857 की क्रांति का एक परिचय लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि 19वीं सदी में पूरी दुनिया में जो किसी भी उपनिवेशी ताकत के खिलाफ विद्रोह हुए, 1857 की क्रांति का भारत का ये जो विद्रोह था ये दुनिया का सबसे बड़ा विद्रोह था। केवल भारत का नहीं, मैं अपनी बात को फिर से दोहराता हूं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि ये दुनिया का सबसे बड़ा विद्रोह है जो यहाँ पर हुआ है। ठीक है, अगली बात यहाँ पर समझिए कि अगली बात यहां पर समझिए कि वीडी सावरकर इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बुलाते हैं। विनायक दामोदर सावरकर, आपने इनका नाम जरूर से सुना होगा, ये 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की श्रेणी में बुलाते हैं। अब देखो यहां पर मैं आपको एक बात बताता हूं कि 1857 की क्रांति को लेकर दो तरीके के विचार हैं। एक विचार कहता है कि 1857 की क्रांति प्रथम स्वतंत्रता संग्राम थी, जैसा कि वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर कहते हैं, और कई सारे इतिहासकार इस बात का समर्थन भी करते हैं। कई सारे इतिहासकार इस बात का समर्थन भी करते हैं, लेकिन कई सारे इतिहासकार इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उनके मुताबिक ये दुनिया का पहला, मतलब ये जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नहीं था। मैं आपको बता दूं कि कई सारे इतिहासकार हैं वो ये मानते हैं। ठीक है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। कई सारे इतिहासकारों का ये मानना है कि ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नहीं था या ये कोई देशव्यापी आंदोलन नहीं था, वरन ये एक सिपाही विद्रोह था। अब ये सिपाही विद्रोह था या फिर नहीं था, ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, मतलब दो तरीके की बातें आती हैं। एक जो डिबेट है वो इस बारे में है कि ये एक देशव्यापी आंदोलन था। एक विचार क्या कहता है? एक विचार कहता है कि ये एक देशव्यापी आंदोलन था और दूसरा विचार ये कहता है कि नहीं, ये एक सैनिक विद्रोह था। अब इन दोनों विचारों के बीच में मैं अंतर बताता हूं आपको, तब आपको इस 1857 के विद्रोह के बारे में एक आधारभूत बात समझ में आएगी। तो चलिए मैं आपको बताता हूं, देखिए क्या होता है। इसे एक राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि एक बहुत बड़ा व्यापक विद्रोह कहने वाले भारतीय इतिहासकार हैं। वहीं दूसरी ओर जो औपनिवेशिक इतिहासकार हैं, जो औपनिवेशिक इतिहासकारों का मतलब ये है अंग्रेज कह लो सीधे सीधे, जो अंग्रेज इतिहासकार हैं उनका ये मानना है कि ये एक सीमित सैनिक विद्रोह था, सैनिकों ने ये विद्रोह किया था। वहीं जो भारतीय इतिहासकार हैं वो इसे एक राष्ट्रीय आंदोलन, ये स्वतंत्रता संग्राम बुलाते हैं। फिर से अपनी बात दोहराता हूं, अंग्रेज इसे सैनिक आंदोलन कहते हैं, भारतीय इसे स्वतंत्रता संग्राम बुलाते हैं। फिर से अपनी बात दोहराता हूं, अंग्रेज इसे सैनिक आंदोलन कहते हैं, भारतीय इसे स्वतंत्रता संग्राम बुलाते हैं। अब इन दोनों विचारों के बीच का अंतर समझिए। मैं आपको एक बहुत ही स्पष्ट से उदाहरण के साथ इसको समझाने का प्रयास करता हूं।
मान लीजिए कि आपका एक बहुत ही घनिष्ठ मित्र है, और आपका जो एक बहुत ही घनिष्ठ मित्र है, मान लीजिए कि जो आर्यन है, आर्यन के बहुत ही घनिष्ठ मित्र जो हैं वो पंकज हैं। पंकज आर्यन के बड़े घनिष्ठ मित्र हैं। अब आर्यन और पंकज एक ही लाइब्रेरी में पढ़ते हैं। फिर से समझाता हूं कि आर्यन के पंकज एक बड़े घनिष्ठ मित्र हैं, और आर्यन जो हैं और पंकज दोनों लाइब्रेरी में एक साथ पढ़ते हैं। और सभी लोगों को पता है कि आर्यन की पंकज के साथ कितनी अच्छी घनिष्ठता है, दोनों कितने अच्छे दोस्त हैं। फिर होता क्या है कि लाइब्रेरी में किसी बात के ऊपर कहासुनी हो जाती है, और जब वो कहासुनी होती है तो दोनों आपस में मारामारी कर लेते हैं। और जब दोनों आपस में मारामारी कर लेते हैं, खूब झगड़ा हो जाता है। उस झगड़े के बाद दोनों आपस में बातचीत बंद कर देते हैं, आर्यन और पंकज। अब इन दोनों ही लोगों की बातचीत बंद हो चुकी है। इस बात की खबर कई सारे लोगों को लगती है। ठीक है, लाइब्रेरी में कई सारे लोग हैं जो इनकी दोस्ती से जलते हैं। अब उनमें से कोई एक मेरे पास आता है और कहता है, सर आपको पता चला कि नहीं? मैंने बोला, क्या हो गया भाई? देखो, हुआ ये कि थोड़ी बहुत कहासुनी हो गई थी। एक थप्पड़ आर्यन ने पंकज को मार दिया था, और बदले में एक घूंसा पंकज ने भी आर्यन को मार दिया था। लड़ाई झगड़ा केवल इतना ही था। बातचीत हुई, कहासुनी हो गई। कहासुनी में एक थप्पड़ आर्यन ने पंकज को मारा, और एक घूंसा पंकज ने आर्यन को मारा। फिर दोनों को छुड़ा दिया गया और दोनों बातचीत बंद कर देते हैं। झगड़ा हुआ है इतना, झगड़ा इतना ही हुआ है। फिर एक बंधु आते हैं, कहते हैं, सर आपको खबर लगी कि नहीं लगी? मैंने कहा, क्या खबर नहीं लगी? बोले, अरे आपको पता चला आर्यन और पंकज दोनों तो बड़े अच्छे दोस्त थे ना? मैंने बोला, हाँ भाई, अच्छे दोस्त थे, ये तो सभी लोग जानते हैं कि आर्यन और पंकज बहुत अच्छे दोस्त हैं। बोले, अरे सर आप कल होते लाइब्रेरी में ना, आपको मजा आ जाता। मैंने बोला, क्या मजा आ जाता? बोले, सर दोनों के बीच में जो मारा मारी हुई है ना, मजा ही आ गया देख के। बोले, क्या मारा मारी हो गई? बोले, अरे सर जो गंदा गंदा बोला आर्यन ने पंकज को, पंकज ने आर्यन को। फिर दोनों की मारा मारी शुरू हुई। दे घूसा दे लात मार रहे दोनों एक दूसरे को, पटकी पटका हो गई सर। छुड़ाए जा रहे हैं, पकड़ के मारे जा रहे हैं। मारा जो है पंकज ने आर्यन को, उसका सर फट गया, और उसके बाद मारा उसने, उसका पैर टूट गया। मतलब सर एकदम लहू लुहान, मतलब क्या ही बताऊं मैं आपको। मैंने कहा, इतनी मारा पीटी हो गई? बोले, हाँ सर, मतलब आप ऐसे समझिए, इतनी मारा पीटी हो गई। अब देखो, फिर मुझे मिले आर्यन, और जब मुझे आर्यन मिले तो मैंने आर्यन को बुलाया। मैंने कहा, आर्यन इधर आओ। तो आर्यन आए। मैंने बोला कि क्या पंकज से तुम्हारी लड़ाई हो गई क्या? बोले, अरे हाँ सर, थोड़ी सी कहासुनी हो गई थी। मैंने कहा, क्या एकदम मारा पीटी हो गई क्या दमादम? बोले, नहीं सर, मारा पीटी तो हुई नहीं, हाथ हाथ तो हमने एक दूसरे के ऊपर छोड़ा ही नहीं। जबकि देखो, हाथ छोड़ा है इन लोगों ने, मतलब ऐसा नहीं कि हाथ छोड़ा नहीं है, हाथ छोड़ा है, दोनों ने मारा पीटा की है। ये बोले, नहीं सर, हाथ नहीं छोड़ा था, बस थोड़ी सी कहासुनी हो गई थी। मैंने कहा, कहासुनी मतलब कितनी कहासुनी? वैसा ज्यादा बात नहीं थी, ऐसा थोड़ी ऊंची आवाज में बात हो गई थी और कुछ नहीं हुआ था। मैंने कहा, पक्का मारपीट नहीं हुई थी? बोले, नहीं सर, कोई मारपीट नहीं हुई थी। अब समझो कि अगर आर्यन ये कहते हैं कि पंकज के साथ उनकी मारपीट हुई थी, तो इसमें आर्यन की बुराई है। क्यों? क्योंकि आप अगर अपना दोस्त मेंटेन नहीं कर सकते तो किस बात के इंसान हो भाई तुम? क्या आदमी क्या तुम हो तुम? अब देखो, 1857 की क्रांति को आप बिल्कुल इसी उदाहरण के तौर पर समझने का प्रयास करिए। जब 1857 की क्रांति हुई तो अंग्रेजों से पूछा गया कि क्या भाई तुम्हारे खिलाफ क्रांति हो गई क्या? तुम लोग क्या सही तरीके से रूल नहीं कर रहे हो क्या इंडिया को? तो अंग्रेज क्या कहते हैं? बोलते, अरे नहीं भाई, वो कुछ सैनिक थे जिन्होंने विद्रोह कर दिया था, ऐसी कोई ज्यादा बड़ी कोई क्रांति व्रांति नहीं हुई थी, कुछ सैनिकों ने थोड़ा सा विद्रोह कर दिया था। अब ये बताइए कि दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जहां पर सैनिक विद्रोह नहीं कर रहे हैं? सैनिकों का विद्रोह करना एक बहुत ही आम बात है, तो सैनिक तो विद्रोह करते रहते हैं, इसमें आखिर ऐसा क्या ही हो गया? अब देखो, अंग्रेज कैसे बता रहे हैं? अंग्रेज बता रहे हैं कि अरे सैनिकों का विद्रोह है, मतलब अब देखो, लड़ाई हुई है इतनी, लड़ाई इतनी हुई है, लेकिन सैनिक उसको क्या बता, और अंग्रेज क्या बता रहे हैं? अरे नहीं सर, छोटी सी लड़ाई हुई थी, सैनिकों ने विद्रोह किया था। अब लड़ाई हुई है इतनी, लेकिन अंग्रेज उसको स्केल डाउन कर रहे हैं। क्यों स्केल डाउन कर रहे हैं? क्योंकि अगर ये पता चलेगा कि अंग्रेजों के खिलाफ इतना बड़ा विद्रोह हुआ है तो अंग्रेज बेइज्जत होंगे कि भाई तुम लोग सही तरीके से जो है शासन नहीं कर रहे हो, वो तुम भारतीयों का शोषण कर रहे हो, इस वजह से यहाँ पर जो है इतना बुरी स्थिति जो है वो यहाँ पर पैदा हो रखी है। ठीक है, जब आप जाते हो और भारतीय लोगों से पूछते हो कि क्या भाई आंदोलन वांदोलन हो गया था क्या, रिवोल्ट हो गया? बोले, अरे भाई मारा मारी हुई थी, हमने मारा, अंग्रेजों को धुआं धुआं कर दिया, पूरा देश इकट्ठा हो गया था, इतना बड़ा देशव्यापी आंदोलन तैयार हुआ था कि पूरा देश अंग्रेजों को मार भगाने को तैयार था। अरे हमने तो उसका उनका जो है बोरिया बिस्तर पैक करके हुगली के पोर्ट तक, सूरत के पोर्ट तक छोड़ दिया था हमने, बस उनको मार के भगाने ही वाले थे। सिंधिया दगाबाजी ना किए होते ना, सिंधिया और इंदौर के होलकर, अगर ये लोग दगाबाजी नहीं करे होते तो मार के भगाते अंग्रेजों को, पोर्ट तक छोड़ कर आए थे हम। ऐसे बोल रहे हैं वो। नाउ समझो, रिवोल्ट हुआ है इतना,
लेकिन अंग्रेज बना रहे हैं इतना, वो उसको छोटा करके बता रहे हैं, लेकिन जो भारतीय हैं वो उसको बड़ा करके बता रहे हैं। मतलब रिवोल्ट हुआ है इतना, लेकिन अंग्रेज कहेंगे कि ये सैनिक विद्रोह था, एक छोटू सा सैनिक विद्रोह था। और भारतीय क्या बोलेंगे? भारतीय बोलेंगे अरे बहुत बड़ा देश, ठीक है, देश बहुत बड़ा देशव्यापी आंदोलन हो गया था, बहुत बड़ा देशव्यापी आंदोलन हो गया था। अब ये देखो बात करने का तरीका है। अब आपको समझ में आया कि क्यों इस आंदोलन के दो पक्ष हैं। भारतीय इतिहासकार इसे देशव्यापी राष्ट्रीय आंदोलन बुलाते हैं, जबकि अंग्रेज इसे छोटा सा सैनिक विद्रोह बुलाते हैं। अब उनके छोटा सा सैनिक विद्रोह बुलाने के पीछे उनका अपना हित छुपा हुआ है। ये बात आपको समझ में आई? या समझ गए बात को? मुझे बताओ। नॉट टेल मी। यस सर, यस सर। यस सर, यस सर। ऑल राइट, समझ गए? तो सबसे पहले मैंने आपको इस आंदोलन का स्वरूप समझाया, और जब मैंने आपको इस आंदोलन का स्वरूप समझाया तो मैंने बताया कि क्यों जब इसे सैनिक विद्रोह बुलाया जाता है तो सैनिक विद्रोह क्यों बुलाया जाता है, और जब इसे बहुत बड़ा देशव्यापी आंदोलन बुलाया जाता है तो उसके पीछे बुलाए जाने का कारण क्या है। अब चलो, यहां पर जब आपने इस बात को समझा तो आपने पाया कि इस विद्रोह का जो आरंभ है ना, वो सिपाहियों ने ही किया था। अब अंग्रेज जब इसे सैनिक विद्रोह बुलाते हैं तो उसके पीछे का कारण यह था कि इसे शुरू करने वाले सिपाही ही थे, इसीलिए उन्होंने इसको सिपाहियों का विद्रोह कह दिया। ठीक है, अब आप समझो कि मेरठ में सिपाहियों के विद्रोह के साथ ये पूरा आंदोलन या पूरा विद्रोह शुरू होता है, और जल्दी ही ये धीमे धीमे भारत के उत्तर भारत के एक बहुत बड़े क्षेत्र में फैल जाता है। नाउ अंग्रेजी शासन की रूपरेखा को ये पूरी तरीके से बदल के रख देता है। इसके परिणाम क्या हुए? परिणाम ये हुआ कि कंपनी का शासन समाप्त हो गया और ताज का प्रत्यक्ष शासन शुरू हुआ। कंपनी का शासन मतलब ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में बहुत लंबे समय से शासन कर रही थी, लगभग 100 सालों से, उसका शासन यहां समाप्त कर दिया गया। और ताज के शासन से हमारा मतलब है कि ब्रिटेन के जो राजा या रानी थे, उन्होंने सीधे सीधे भारत के ऊपर अपना शासन आरोपित कर दिया। देसी, यहां पर कुछ और भी बातें तय की गई, जैसे कि देसी रियासतों के ऊपर जो एक एक करके अंग्रेज कब्जा कर रहे थे, वहां की क्वीन विक्टोरिया ने यह भी वादा करा कि अब किसी भी भारतीय देसी रियासत को कब्जे में नहीं लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया कि भारतीय धर्म व परंपरा का सम्मान किया जाएगा और वो इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अंग्रेजों ने इसके बाद डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई, यानी कि विभाजन करो एवं राज करो। विभाजन करो एवं राज करो की उनकी ये जो नीति थी वो किस प्रकार से कार्य करती थी? उन्होंने हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ खड़ा किया और फिर वो किसी एक को पकड़ के समर्थन दे देते थे और दूसरे को कर देते थे दरकिनार। इसी तरीके से वो शासन सत्ता संभालना शुरू करते हैं। हमने क्या पाया कि यहां पर सेना का पुनर्गठन भी किया गया। भारतीय सैनिकों की संख्या को कम करके यूरोपीय सैनिकों की संख्या को बढ़ाया गया, ताकि अगर भविष्य में दोबारा ऐसा कोई विद्रोह होता है तो भारत में जो यूरोपीय सैनिक रहें वो इतनी अधिक संख्या में रहें कि वो इस विद्रोह को दबा पाएं। मैं आपको बताता हूं बेटा कि जब 1857 की क्रांति होती है तो भारत में लगभग 3 लाख सैनिक हुआ करते थे। अभी जो 3 लाख या लगभग मैं आपसे कहूंगा 3.5 पौने 4 लाख के आसपास सैनिक हुआ करते थे। तो 3.5 पौने 4 लाख जो सैनिक भारत में उस समय हुआ करते थे, उसमें से केवल 40,000 सैनिक ही वहां पर अगर आप पाओगे तो क्या हुआ करते थे? 3.5 पौने लाख सैनिक हुआ करते थे, केवल 40,000 यूरोपीय सैनिक थे। मतलब बेटा इतना गोल्डन चांस था ना इन 40,000 सैनिकों को मार के भगाने का 1857 की क्रांति में। अगर हमने इनको मारकर भगा दिया होता तो हम निश्चित तौर पर आजाद हो गए होते। मतलब एक बहुत ही अच्छा मौका मिला था हमें। केवल 40,000 सैनिक थे। अगर आप इस चीज को पाओ
तो आप देखोगे कि टोटल जो अंग्रेजों की सेना भारत में थी उसका केवल 14%, 14% ही यूरोपीय सैनिक थे। तो 1857 की क्रांति में क्या हम इन्हें मारकर भगा सकते थे? बिल्कुल हम इन्हें मारकर भगा सकते थे। हमारे लिए ये एक बहुत ही सुनहरा और अच्छा मौका था इन्हें यहां से मारकर भगा देने का, मारकर भगा देने का। समझ गए इस बात को? तो अंग्रेजों ने इसीलिए इस क्रांति के बाद भारतीय सैनिकों की संख्या को कम करके अंग्रेजी सैनिकों की संख्या को तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया। ये बात आपको समझ में आ गई? हमारी बैच में लाइव क्लास का प्रॉब्लम हॉट है सर। क्या प्रॉब्लम हॉट है बेटा, प्लीज मुझे बताइए। लाइव क्लास का प्रॉब्लम क्या हॉट है, प्लीज लेट मी नो। आपके लाइव प्रॉब्लम में कोई लाइव क्लास में कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? मुझे लगता है क्लासेस तो आपकी रेगुलरली चल ही रही हैं, वहां तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी भी प्रकार की कोई समस्याओं का सामना आप कर रहे हैं। अब देखो 1857 की क्रांति किस प्रकार से हुई, कैसे हुई, इस बारे में तो हमारी बातचीत हुई ही है। लेकिन अब इसके अतिरिक्त हम लोग जो बात करने वाले हैं वो ये है कि आखिर ये क्रांति हुई क्यों, ये क्रांति क्यों हुई, हम इसके कारणों के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अंग्रेज इस बारे में ज्यादा रुचि रखते हैं कि वो इस क्रांति को किसी भी रूप में, किसी भी तरीके से, सर आंसर चेक करके नहीं भेजा जा रहा है, उसमें बेटा 1-2 दिन का वक्त तो लगता ही है, बहुत ही सामान्य सी बात है। 10 सेकंड पीछे रहता है, ये बहुत आम बात है बेटा लाइव क्लास में, इसमें इतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आपकी लाइव क्लास जो है वो 10 सेकंड पीछे चलती है, ये बहुत ही सामान्य सी और आम बात है। सर जी चैट ऑफ कर दीजिए। बिल्कुल मोनिका बेटा। क्यों नहीं भगाया गया? बिल्कुल बेटा क्यों नहीं भगाया गया, इस बारे में तो हम जरूर से बात करेंगे। आप थोड़ा सा इन कारणों को देखने का प्रयास करिए, आप इन कारणों को देखने की कोशिश करिए। क्या आप इसको देख पा रहे हो? क्या आप इसको देख पा रहे हो बेटा? बिल्कुल ठीक है बेटा। ऑलराइट, जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड, जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड। यहां समझो, आर्थिक कारणों पर जब मैं चर्चा करता हूं तो जैसे अंग्रेज इस बात को लेकर बहुत ही ज्यादा रुचि रखते हैं कि जो ये क्रांति थी ये एक सैनिक विद्रोह था, मतलब मूल रूप से सैनिकों ने ये विद्रोह किया। जबकि आप थोड़ा सा अगर ध्यान से इसे समझने का प्रयास करो तो आप देखोगे कि ये क्रांति केवल सैनिकों की क्रांति नहीं थी, इसमें 1 लाख आम लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। कम से कम 1 लाख लोग इसमें मारे गए थे 1857 की इस क्रांति में। मोहिनी परिहार कहती हैं जूम, ये क्या बात हुई बेटा? इतना बड़ा बड़ा लिखा है, आपकी आंखें छोटी हैं, आपका फोन छोटा है, जो भी छोटा है आप उसको बड़ा करने का प्रयास करिए। यहाँ पर क्लास एकदम सही है, बहुत ही पर्याप्त बड़ा लिखा हुआ है, कोई भी जूम करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चैट बंद कर दो सर, सुशील कहते हैं। बेटा अगर ये लोग फालतू चैट करेंगे तो मैं डेफिनेटली बंद कर दूंगा। अगर आप काम की बात करेंगे तो चैट ऑन रहेगी, अगर आप फालतू बात करेंगे तो चैट बंद कर दी जाएगी। ठीक है नाउ आर्थिक कारणों के बारे में मैं चर्चा करता हूं। मैं जब आर्थिक कारणों के बारे में यहां पर चर्चा करता हूं तो किसानों पर अत्यधिक कर व शोषण यहां पर किया जा रहा था। अच्छा बेटा, मैं आप लोगों को एक चीज स्पेसिफाई करके बताता हूं। आप लोगों का जो प्रारंभ 2028 का बैच है वो 2.0 बैच है, 2.0 बैच है। मैं आपको बताता हूं इसके पहले प्रारंभ 2028 की बैच आई थी, 2.0 नहीं 1.0 आया था। 1.0 में बेटा मैं क्लास कर रहा था
और वहां पर बच्चे ऐसे ही थे जैसे आप लोग आए हो ना, आपस में फालतू की बात करना, अनावश्यक डिबेट्स करना, कुछ भी फालतू चीजें बोलना। तो जैसे आप लोग कर रहे हो लगभग ऐसे ही वो लोग भी कर रहे थे। दे वर डूइंग द सेम थिंग। ठीक है, मैंने उन लोगों को बहुत समझाया, बहुत बताया कि नहीं बेटा सीरियस हो जाओ। चैट इसलिए नहीं होती कि आप आपस में बात करो या कोई भी फालतू चीज बोलो, इसलिए चैट नहीं होती। चैट आपके सीरियस डाउट्स पूछने के लिए होते हैं जो आप टीचर से पूछ सकते हो। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, वो बच्चे नहीं माने। लगभग मैं 10 दिन तक उनको समझाता रहा, लेकिन वो नहीं माने। और जब वो लोग नहीं माने तो फिर मुझे एक बहुत ही मुश्किल फैसला लेना पड़ा। और वो मुश्किल फैसला क्या था कि मैंने एक दिन अपने एक टीम मेंबर को बिठाया और मैंने उनसे कहा कि कोई भी ऐसा बच्चा जो चैट बॉक्स में मुझसे बात नहीं कर रहा है, यानी कि वो बात मुझसे नहीं कह रहा है बल्कि चैट बॉक्स में ही वो किसी से कोई बात कह रहा है, उसे तुरंत ब्लॉक कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि सर कितने दिनों के लिए, 1 हफ्ते के लिए या 1 महीने के लिए? मैंने कहा 3 साल के लिए, पूरे कोर्स के लिए उन्हें ब्लॉक करो। दे डोंट डिजर्व टू बी इन दिस चैट बॉक्स। मैंने कहा कि ये बच्चे, इन बच्चों ने फीस दी है और इनके पास पढ़ने का अधिकार है, लेकिन चैट बॉक्स में फालतू बोलने का राइट इन्हें नहीं मिल सकता। आपकी 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 फीस है, आपका क्लास है, आपका बैच है, यू हैव ऑल द राइट टू स्टडी। मैं आपको पूरे 3 साल के लिए ब्लॉक करवा दूंगा। आप 3 साल में कभी कोई चैट नहीं कर पाएंगे, आप सिर्फ क्लास कर पाएंगे। क्योंकि वो आपने फीस भरी है तो ये आपका राइट बनता है कि आप अपने टीचर्स से पढ़ें, उसके लिए आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन चैट्स हमेशा डिसेंसी पर बेस्ड होंगी। कम से कम 40 से 50 बच्चे उस दिन ब्लॉक किए गए थे। और मैंने क्या देखा कि 40 से 50 बच्चों के ब्लॉक हो जाने के बाद चैट एकदम क्लीन हो गई, क्योंकि बाकी सारे बच्चे बहुत सीरियस हैं। मतलब मैं कह रहा हूं कि ज्यादातर बच्चे तो पढ़ने आए हैं ना, कोई यहाँ किसी का टाइम वेस्ट करने थोड़ी आया है। सब सीरियस बच्चे हैं जो अपनी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। कुछ एक ऐसे बच्चे हैं जो क्लास को डिस्टर्ब करते हैं। और जैसे ही मैंने उन लोगों को ब्लॉक कराया, पूरी चैट क्लीन हो गई। मैं उनके डाउट्स देख पाया। उस चक्कर में, उनकी फालतू चैट्स के चक्कर में मैं अपने अच्छे बच्चों की चैट्स नहीं देख पा रहा था और उस चीज का मुझे बहुत पेन था। फाइनली आई डिसाइडेड दैट। तो मैं इस बैच में भी कह रहा हूं, मेरे अच्छे बच्चे मुझे बहुत वैल्यूबल हैं। मुझे पता है मेरे बैच में ज्यादातर बच्चे ऐसे हैं जो बहुत मेहनत से यहाँ पढ़ाई करने आए हैं, उन्होंने यूपीएससी की तैयारी करने का फैसला किया है और वो सीरियस बच्चे मुझे बहुत प्यारे हैं। मैं किसी भी कीमत पर उनकी पढ़ाई, उन कुछ चुनिंदा बच्चों के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा जिनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, जो सिर्फ फालतू चैट करने के लिए यहाँ पर आते हैं। आई विल नॉट एट ऑल टॉलरेट दिस काइंड ऑफ चैट्स। मैं बिल्कुल टॉलरेट नहीं करूंगा। मुझे मेरे अच्छे बच्चे प्यारे हैं, मुझे उनकी तैयारी प्यारी है और उसके साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और मैं कुछ बच्चों को उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं करने दूंगा। तो आप मेरी ये बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपने ऐसा किया तो मुझे कोई गुरेज नहीं होगा। मैं क्लास के 40-50 बच्चों को ब्लॉक करवा दूंगा और आप हमेशा हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाएंगे। लेकिन हाँ, मेरे प्यारे और सीरियस बच्चे उसके बाद भी पढ़ते रहेंगे। सो दैट वाज अ डिस्क्लेमर। और मैंने ये 2028 की बैच में किया है। आपके पहले जो 1.0 आया था मैंने उसी में किया है ये, और मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसा 2.0 में करूं। सो प्लीज बी सीरियस ऑन चैट्स। चैट्स हमेशा ओपन रहेंगी, ये आपके ही लिए हैं ताकि मैं आपके कंसर्न्स जान सकूं, आपकी बातें सुन सकूं। मुझे बिल्कुल चैट नहीं बंद करना, बट वो चैट्स सीरियस और सिंसियर होनी चाहिए। चलिए मैं आपको कारणों के बारे में बताता हूं। मैं आपको बताता हूं कि अंग्रेज इस बारे में बहुत रुचि लेते थे कि वो किसी भी तरीके से 1857 की क्रांति को किसी भी तरीके से एक ऐसे विद्रोह के रूप में साबित कर दें कि ये तो बस एक छोटा सा विद्रोह था जिसको सैनिकों ने किया था। लेकिन ऐसा नहीं था। आप इसके कारणों के ऊपर जानने की कोशिश करो। आर्थिक कारण, किसानों के ऊपर इतना अधिक कर लगाया जा रहा था कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। जनजातियों के पारंपरिक वन्य अधिकारों को छीन लिया गया और कुटीर उद्योगों को, मतलब छोटे छोटे जो हथकरघा उद्योग थे जिसमें लोग घरों में अपनी चीजें बनाते थे, अंग्रेजों ने उसे पूरी तरीके से बर्बाद और तबाह कर दिया। और ये बात मुश्किलें पैदा करने वाली थी। राजनीतिक कारणों की अगर मैं बात करूं तो अंग्रेजों की जो नीतियां थी, चाहे वो सहायक संधि की नीति हो या फिर व्यापकता का सिद्धांत हो, इन दोनों ही नीतियों के माध्यम से वो भारत के एक एक राज्य को धीमे धीमे अपने कब्जे में लेते जा रहे थे। और ये बात ये साफ दिखाती थी कि वो अपनी औपनिवेशिक हितों की पूर्ति के लिए भारत को अपने कब्जे में ले रहे हैं। प्रशासनिक कारणों के बारे में अगर मैं बताऊं तो अंग्रेज नई प्रशासनिक, न्यायिक और पुलिस व्यवस्था लेकर आए। उनकी जो नई प्रशासनिक व्यवस्था थी वो जटिल थी और बहुत ही ज्यादा महंगी थी। आम जन को समझ में नहीं आती थी उनकी व्यवस्था। उदाहरण के तौर पर पहले जो कोई भी विवाद होता था उसे गांव के बड़े बुजुर्ग यानी कि सरपंच बैठकर आपस में निपटा दिया करते थे।
लेकिन फिर क्या हुआ, अंग्रेजों ने एक प्रॉपर न्यायिक व्यवस्था बना दी, वहां पर कोर्ट बना दिया गया। अब कोर्ट में जाने के लिए आपको खूब सारा, ठीक है, ठीक है, यहां पर आप समझो कि उस समय जो उन्होंने न्यायिक व्यवस्था को अपनाया गया, उस समय जो जिस न्यायिक व्यवस्था को अपनाया गया वो बहुत जटिल थी। अब आप कोर्ट में जाएंगे तो लॉयर हायर करेंगे, कागज पत्तर मेंटेन करेंगे, कोर्ट के चक्कर लगाएंगे, कोर्ट कचहरी का चक्कर देखो आज भी लगाते रहते हैं लोग। तो पहले की न्यायिक व्यवस्था बहुत ही ज्यादा आसानी से संचालित हो रही थी, लेकिन बाद में दिक्कतें बढ़ने लग गई और अब हमें ये बातें समझ में नहीं आ रही थी। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं बेटा इस बारे में, जिससे आपको और बेहतर समझ में आएगा कि अंग्रेजों ने जो अपनी प्रशासनिक व्यवस्था भारतीयों के ऊपर आरोपित की वो किस प्रकार से हमें दिन ब दिन समस्याओं में उलझा रही थी। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं कि अगर आप में से कितने लोग गांव से बिलोंग करते हैं, रेज योर हैंड, हाउ मेनी ऑफ यू बिलोंग टू एनी विलेज। आप में से कितने लोग गांव से बिलोंग करते हैं? कौन कौन मुझे बताएगा कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो गांव से बिलोंग करते हैं? हाँ, इसमें जो भी बातें हैं वो धीमे धीमे मैं आपको समझा और बता दूंगा, तो ये परेशानी की बात नहीं है। हाउ मेनी ऑफ यू बिलोंग टू एनी विलेज, प्लीज लेट मी नो, मुझे बताइए। बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग। तो बेटा देखो, समझो क्या बात होती है। बहुत सारे लोग गांव से ही तो बिलोंग करते हैं। आप लोगों को पता होगा बेटा, गांव में जो सबसे बड़ा और सामान्य विवाद होता है वो जमीन का विवाद होता है। जमीन के विवाद में होता क्या है कि कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की जमीन के ऊपर कब्जा कर लेता है, और जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की जमीन के ऊपर कब्जा कर लेता है तो कब्जा करने का एक बहुत ही लिट तरीका है बेटा। और लिट तरीका क्या है कि आप उसकी जमीन में जाइए और जाकर आप खूंटा गाड़ दीजिए। खूंटा समझते हो आप लोग? खूंटा जानते हो? आप उसकी जमीन में ले जाके खूंटा गाड़ दीजिए और खूंटा गाड़कर आप वहां पर अपनी कोई कैटल, अपना कोई मवेशी बांध दीजिए, गाय भैंस वगैरह कुछ बांध दीजिए। और अगर आपने ऐसा किया तो वो जमीन आपके कब्जे में आ जाएगी। तो किसी दूसरे की जमीन में खूंटा गाड़कर उसकी जमीन को अपने कब्जे में ले लेना ये बहुत ही आम बात है और गांवों में बहुत ही सामान्य रूप से इसको किया भी जाता है। फिर हम क्या देखते हैं कि पहले अगर ऐसा कोई करता है तो गांव में होते थे सरपंच। सरपंच को बहुत अच्छे से पता होता था कि जमीन किसकी है और किसने खूंटा गाड़ा है, तो वो तुरंत ही इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देते थे। वो प्रॉब्लम को बड़े आसानी से रिजॉल्व कर देते थे कुछ इस तरीके से कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप जो है किसी दूसरे की जमीन में खूंटा नहीं गाड़ सकते। वो फटाफट निपटारा कर देंगे कि भाई ये जमीन इसकी है और इस व्यक्ति ने खूंटा गाड़ा हुआ है। लेकिन यही केस अगर एक न्यायालय में चला जाए, एक कोर्ट में चला जाए, तो प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है। कोर्ट में ये प्रॉब्लम कैसे बढ़ जाती है भाई? वहां पर बैठा है एक अंग्रेजी जज। लॉयर के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि सबसे पहले वो बोल रहा है कि अरे हुजूर, हमारे खेत में खूंटा गाड़ लिए हैं, हमारी जमीन पे कब्जा कर लिए हैं। अरे हुजूर को पहले तो खूंटा ही नहीं पता है कि खूंटा होता क्या है। प्रॉब्लम तो वो बाद में समझेंगे, बाद में जो है उसको निपटाएंगे, पहले उनको खूंटा समझाओ। अब जज क्या बोल रहा है, व्हाट इज दिस खूंटा। अब लॉयर जो है वो समझा रहा कि भाई खूंटा क्या है, ठीक है, खूंटा क्या है। अब वो समझा उसको कैसे रहा है, माय लॉर्ड लॉन्ग लॉन्ग बंबूज, माय लॉर्ड लॉन्ग लॉन्ग बंबूज कट इनटू मेनी पीसेस, then sharpened at the one edge and then digged in the field। वो कहता है कि माय लॉर्ड लॉन्ग लॉन्ग बंबू होते हैं, बंबू यानी कि बांस होता है, और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है और काट के उसके एक एज को शार्प करके जमीन में गाड़ दिया जाता है। अब भाई जो जज खूंटा नहीं जानता वो इस मसले को सुलझाएगा कैसे? तो अंग्रेजों की जो शासन व्यवस्था थी वो इतना ज्यादा परेशानी क्रिएट कर रही थी कि भारतीय बहुत ही ज्यादा इससे शोषित महसूस कर रहे थे। इसके अतिरिक्त धार्मिक कारण था। अब धार्मिक कारण के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो जो अंग्रेजों का भारतीय धर्म परंपरा में हस्तक्षेप था, इस बात को लेकर बहुत ही ज्यादा रोष था, बहुत ही ज्यादा गुस्सा था भारतीयों के मन में।
ईसाई जो थे उन्होंने सती प्रथा का उन्मूलन कर दिया, उन्होंने विधवा पुनर्विवाह को अनुमति दे दी। देखा जाए तो ये अच्छे कदम थे, ठीक है, ये अच्छे कदम थे, लेकिन इससे हो क्या रहा था, कई सारे भारतीय ऐसा महसूस कर रहे थे कि ये उनकी धर्म और परंपरा में हस्तक्षेप है। ईसाई मिशनरी आ गए। ईसाई मिशनरी वो होते थे जो मिशन मोड में, ठीक है, जो मिशन मोड में धर्म का परिवर्तन करवाते थे। अब देखो समस्याएं बहुत सारी थी बेटा, आर्थिक कारण थे, राजनीतिक कारण थे, प्रशासनिक कारण थे, धार्मिक कारण थे, इसके अतिरिक्त सैन्य कारण थे। वो नस्ल भेद करते थे, मतलब यूरोपीय सैनिकों को अच्छी सुविधाएं दी जाती थी और भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव किया जाता था। ये एक समस्या रहती थी। हमने क्या देखा कि वेतन भारतीय सैनिकों को यूरोपीय सैनिकों की तुलना में कम मिलता था। धार्मिक चिन्हों को धारण करने पर प्रतिबंध लगाया गया था। जबरन समुद्र पार भेजना इसको स्वीकार नहीं किया जाता था। सूबेदार पद के ऊपर पदोन्नति की कोई संभावना नहीं रहती थी। सूबेदार मैक्सिमम वो पद था जो कोई भारतीय पा सकता था। वो कभी भी किसी भी भारतीय को हथियार खाने का अध्यक्ष नहीं बनाते थे, तोप खाने का अध्यक्ष नहीं बनाते थे, क्योंकि उन्हें डर लगता था कि कहीं इनके पास हथियार आ जाएंगे तो ये हमारे खिलाफ कोई क्रांति ना कर दें। बिल्कुल ऐसी ही स्थिति बनती है बेटा कि आपने RRR मूवी देखी होगी। RRR मूवी में जो हीरो साहब थे वो अपने दोस्त को पिटवा देते हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो हथियार खाने पर अपना नियंत्रण चाहते थे ताकि उन्हें विद्रोह करने के लिए बंदूकें मिल जाएं। इसीलिए वो अंग्रेजों को लेकर लॉयल्टी दिखाया करते थे, ठीक है ना, ठीक है। अब इससे आपको क्या पता चला, इससे आपको क्या समझ में आया कि भाई सैनिकों के मन में कई प्रकार के असंतोष थे। फिर अफवाहों का भी प्रभाव पड़ा। कई सारी अफवाहें फैलने लगी कि अंग्रेजों का भारत में शासन 1757 की क्रांति के साथ शुरू हुआ है, ठीक है, और 1857 में इस क्रांति को, मतलब इस 1757 के युद्ध का, प्लासी का जो युद्ध था उसके साथ ही शुरू हुआ है और 1857 में 100 साल पूरे हो गए हैं। अंग्रेजों का शासन भारत में केवल 100 साल का ही था, तो 100 साल के पूरे हो जाने के बाद यदि हम विद्रोह करते हैं तो उनको भारत से भगाया जा सकता है। यह भी अफवाह फैलने लगी कि जो आटा सैनिकों के लिए गूंथा जाता है रोटी बनाने के लिए, उसमें वो लोग हड्डी का चूरा मिला रहे हैं ताकि वो भारतीयों का धर्म भ्रष्ट कर सकें। इसके अतिरिक्त गांवों में लोगों को संगठित करने के लिए चपातियों यानी कि रोटियों को बांटा जाने लगा। लेकिन तत्कालिक कारण क्या था? तात्कालिक कारण बहुत ही खास था। अंग्रेजों की जो पुरानी राइफल थी उसकी जगह पर बेटा एक नई राइफल को इंट्रोड्यूस किया गया था। पुरानी राइफल की जगह पर जो नई राइफल लाई गई थी वो कई मायनों में काफी ज्यादा ठीक है। अब देखो, उन्होंने एक नई राइफल इंट्रोड्यूस की थी बेटा, और जो नई राइफल उन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी उस राइफल में कारतूस आता था। कारतूस क्या होता था बेटा? कारतूस कागज का एक पैकेट होता था। कारतूस कागज का एक पैकेट होता था और उस कागज के पैकेट के अंदर ऊपर के हिस्से में भरा रहता था बारूद और नीचे के हिस्से में रहती थी एक गोली यानी कि बुलेट। अब उसको यूज करने का तरीका क्या था? उस कारतूस को ऐसे दांत से खींच के तोड़ना पड़ता था और दांत से खींच के हम ऐसे तोड़ते थे और उसके बाद ऐसे मान लो गन का बैरल होता था तो हम सबसे पहले उसमें से गन पाउडर गन के बैरल में यानी कि उसके मुहाने में डाल देते थे। उसके बाद हम उसको सॉलिडिफाई करते थे और सॉलिडिफाई करने के बाद जो कारतूस के नीचे का हिस्सा होता था उसको ऐसे लगा के तोड़ देते थे तो गोली सीधा अंदर चली जाती थी। फिर हम ऐसे सामने रखते थे और सामने करके ऐसे निशाना लगा के फायर कर देते थे। अब ये जो पूरा प्रोसेस था, ये कारतूस वाला मामला बड़ा मजेदार था क्योंकि इस कारतूस वाली प्रक्रिया में बंदूकों में बारूद और गोली को भरना बहुत ही ज्यादा आसान हो गया। बारूद और गोली आसानी से भरे जाने के कारण अब बहुत ही ज्यादा सहजता होने लगी गोली चलाने में। लेकिन भारत में जो सबसे बड़ी समस्या थी वो ये थी कि भारत एक गर्म और उष्ण देश है, मतलब यहां पर ह्यूमिड एटमॉस्फेयर है और इसकी वजह से सीलन एक बहुत ही आम बात होती है। कागज के बने इन कारतूसों में सीलन लग सकती थी जिससे ये गन पाउडर के थक्के जम जाते और ये पूरा का पूरा कारतूस बर्बाद हो जाता। चैलेंज ये था कि इन कारतूसों में जो कि कागज के बने हैं इन्हें सीलन से कैसे बचाया जाए। सीलन से बचाने के लिए इनके ऊपर एक ग्रीस लगाया गया और वो जो इसके ऊपर ग्रीस लगाया गया वो वास्तव में जानवरों की चर्बी थी और जो जानवर इसके लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे वो थे गाय और सुअर। गाय हिंदुओं में अत्यधिक पवित्र है, हम उसे
मारते भी नहीं हैं, हर्ट भी नहीं करते, उसकी चर्बी को जुबान से लगाना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। सुअर मुसलमानों के लिए अत्यधिक अपवित्र है, वो उसका नाम तक नहीं लेते, उसकी चर्बी को जुबान लगाना तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ऐसी स्थिति में जब सैनिकों को ये बात पता चली कि जो कारतूस हैं, उनके जो कागज के कारतूस हैं, उनके ऊपर एक चिकना लेयर चढ़ाया गया है और वो जो चिकना लेयर है उसको एक ग्रीस में डुबा के निकाला जाता है, और वो जो ग्रीस है वो जानवरों की चर्बी से बनाई जा रही है, तो इन्होंने उसे दांत से खींचने से मना कर दिया। और जब उन्होंने दांत से खींचने से मना किया तो यहीं से 1857 की क्रांति का पूरा बवाल शुरू हुआ। क्या आपको ये बात समझ आई? मुझे बताइए बेटा कि क्या आप इस बात को समझ पाए? कुड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? बताओ बेटा। नाउ नाउ अभी आप इस चीज को समझ गए। अगर आप इस चीज को समझ गए ना, तो आपने एक बहुत बड़ा मुद्दा यहां पर समझ लिया, आपने कारणों को समझ लिया। अब देखिए ये पूरा बवाल कहां से शुरू हुआ, विद्रोह का आरंभ किस प्रकार से होता है। आइए हम विद्रोह के इस आरंभ के बारे में बातचीत करते हैं। जब हम विद्रोह के आरंभ के बारे में बात करते हैं तो हमने पाया कि इस विद्रोह के जो पहले शहीद हुए, इस विद्रोह के जो प्रथम शहीद थे वो थे मंगल पांडे। इस विद्रोह के प्रथम शहीद जो मंगल पांडे थे उनको 8 अप्रैल को बैरकपुर छावनी में फांसी दी गई। मंगल पांडे का मामला यह था कि मंगल पांडे को जब इस बात की खबर लगी मेरठ में कि जो कारतूस हैं उनके ऊपर गाय की चर्बी चढ़ाई गई है, तो उन्होंने इसके लिए साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो इन कारतूसों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब सारे सैनिक इस बात को लेकर भड़कने लगे तो मंगल पांडे आगे बढ़े और उन्होंने अपने उच्च अधिकारी से पूछा कि सर हमें बताइए कि क्या सच में इन कारतूसों के ऊपर गाय की चर्बी लगाई गई है। उनके सीनियर अधिकारी ने बोला कि मंगल पांडे ऐसा कुछ भी नहीं है, ये केवल अफवाहें हैं, आप इनके चक्कर में मत पड़ो। मंगल पांडे को अपने सीनियर अधिकारी के इस बात पर भरोसा हुआ और सबसे पहले मंगल पांडे ने ही उन चर्बी वाले कारतूसों को ऐसे दांत से खींचा, और जब उन्होंने चर्बी वाले कारतूसों को दांत से खींचा तो वो इस बात को लेकर आश्वस्त थे कि ये केवल और केवल एक अफवाह है। थोड़े दिनों के बाद की बात है, एक सफाई कर्मी जो कि सफाई कर रहा था वो झाड़ू लगा रहा था। मंगल पांडे नहा धो के सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के लिए लोटे में जल लेकर जा रहे थे। अचानक से उस व्यक्ति की, जो कि निम्न जाति से संबंधित थे, दलित हुआ करते थे, उनकी झाड़ू लग जाती है किसको? मंगल पांडे को। मंगल पांडे तो एकदम से भड़क जाते हैं, कहते हैं तुम एक निम्न जाति के व्यक्ति हो, तुमने अपनी झाड़ू मुझे छू दी, अब मैं अपवित्र हो गया, अब मुझे जाकर फिर से स्नान करना पड़ेगा, तुमने मेरा जो धर्म है वो खराब कर दिया। वो जो निम्न जाति का व्यक्ति था वो कहता था कि तुम किस बात के भाई, तुम हिंदू हो, तुम कौन सा जो है तुम्हारा धर्म है भाई, तुम जो रोज गाय की चर्बी वाला कारतूस दांत से लगा के खींचते हो, तुम हमको कम से कम धर्म तो ना ही बताओ, ब्राह्मण आदमी बनते हो भाई, ठीक है हम होंगे निम्न जाति के, लेकिन कम से कम हम गाय की चर्बी तो नहीं खाते हैं ना। मंगल पांडे को बड़ा झटका सा लगा। उन्होंने कहा ये सब अफवाह की बातें हैं, ये सब झूठ बातें हैं, कोई गाय की चर्बी यूज नहीं हो रही है। बोले जाओ किसी और को बताना, ठीक है, किसी और को बताना, हमको यहाँ पे आके ये सारी बातें ना बताओ, ठीक है। हम ना उस फैक्ट्री में भी सफाई करते हैं जहां रोज गाय और सुअर काटे जाते हैं उनकी चर्बी निकालने के लिए। मंगल पांडे को झटका लग गया। मंगल पांडे ने कहा कि दिखाओगे? बोले बिल्कुल दिखाएंगे। मंगल पांडे ने जब देखा तो जैसे उनका दिल टूट गया। भगवान ने करे आपको कभी ऐसा महसूस करने का मौका मिले, लेकिन जब आपका धर्म टूटता है ना तो बड़ा बुरा लगता है।
मंगल पांडे एकदम अंदर से टूट गए। फिर लगता है कि जीवन का क्या ही महत्व है जब आप अपना धर्म भी फॉलो नहीं कर पाए तो। मंगल पांडे को लगा कि चलो कुछ कारतूस तो मैंने दांत से खींच ही लिए हैं, और जब इतने खींच लिए हैं तो 2-4 और सही। मैं आपको बता दूं कि रविवार का दिन जो होता है वो ईसाइयों के लिए पूजा पाठ का दिन होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम लोग मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी के दर्शन कर लेते हैं। बिल्कुल वैसे ही हमने पाया कि रविवार के दिन जो ईसाई होते हैं वो चर्च जाते हैं, वो उसे संडे प्रेयर बुलाते हैं। संडे प्रेयर के दिन जब भी कोई कर्मचारी, कोई भी जो अधिकारी जाता है तो वो उस दिन बंदूक लेके नहीं चलता। भाई चर्च में जाना है तो वो बिना बंदूक के ही चले जाते हैं और फिर वापस उसी समय वो अपना काम भी देखने शुरू कर देते हैं। रविवार का दिन था। मंगल पांडे को यह बात बहुत अच्छी तरीके से पता थी कि जो कमांडर्स होते हैं वो इस दिन गन लेकर नहीं आते। उन्होंने उसी चीज का फायदा उठाया। 2 अधिकारी वहां पर पहुंचे। वो सेना का निरीक्षण करने आए थे और उनके पास बंदूकें नहीं थी। मंगल पांडे जो कि सैनिक के तौर पे खड़े थे, जब वो दोनों आते हैं तो मंगल पांडे ने अपनी जेब में से एक कारतूस निकाला, उसे दांत से ही खींचा, उसमें से गन पाउडर बड़े इत्मीनान से बैरल में भरना शुरू किया। वो दोनों देख रहे थे कि ये कर क्या रहा है। वो लोग बहुत सरप्राइज थे कि भाई ये करना क्या चाह रहा है। उन्होंने बैरल में गन पाउडर को सॉलिडिफाई किया, बुलेट भरी और ह्यूक्सन, कैप्टन ह्यूक्सन की ओर तान दी। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था। लोगों को नहीं समझ में आ रहा था कि इस पर रिएक्ट करना क्या है, कैसे करना है। इसके पहले कि कोई कुछ समझ पाता, मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट ह्यूक्सन को गोली दाग दी। अफरा तफरी का माहौल था। लेफ्टिनेंट बॉक चिल्लाया, पांडे को पकड़ो। लेकिन आसपास के सारे सैनिक ऐसे हाथ बांधकर खड़े थे जैसे उन्हें यह बात पता थी कि पांडे ने जो भी किया है वो सही किया है। पांडे ने जो भी किया है वो एकदम सही किया है, एकदम सही किया है। बॉक चिल्लाता रहा, लेकिन किसी ने भी मंगल पांडे को हाथ नहीं लगाया। मंगल पांडे ने दूसरा कारतूस निकाला, दांत से खींचा, इत्मीनान से गन पाउडर भरा, गोली भरी और बॉक को भी गोली मारी। तब तक एक इंडियन सैनिक पलट गया। उसका नाम था पलटू। वो पीछे से जाता है और मंगल पांडे को पकड़ लेता है। तब तक भागकर कुछ यूरोपीय सैनिक भी आ गए और उन्होंने मंगल पांडे को पकड़ लिया। मंगल पांडे तीसरी गोली भर रहे थे। उन्हें यह बहुत अच्छी तरीके से पता था कि आगे क्या होने वाला है। उन्हें पता था कि उन्हें कोर्ट मार्शल किया जाएगा और फांसी दे दी जाएगी। भला उतने प्रोसेस के लिए क्यों रुकना। मंगल पांडे ने वो तीसरी गोली खुद को मारी। राइफल बड़ी होती है, आपाधापी में वो खुद के सर में तो गोली ना मार सके, वो गोली उनके पैर में जाकर लगी। क्या मंगल पांडे उस गोली से मरे? नहीं, मंगल पांडे उस गोली से नहीं मरे। मंगल पांडे उस गोली से मरते नहीं हैं और मंगल पांडे वहां पर इलाज करवाया जाता है उनका, और इलाज करवाने के बाद उन्हें 8 अप्रैल को फांसी दे दी जाती है बैरकपुर छावनी में। मैं आपको बता दूं, उसके बाद से अंग्रेज सभी भारतीय सैनिकों को पांडे बुलाने लगे थे। पांडे मतलब धोखेबाज। और इंडियन सोल्जर्स इन यूरोपीय सैनिकों को टॉमी बुलाते थे। इस तरीके से यह डिवीजन चलता था। मंगल पांडे की यह कहानी जो बैरकपुर छावनी की थी, धीमे धीमे बाकी की छावनियों में फैलने लगी। बाकी की छावनियों में फैलने लगी। ठीक है। मीनू कहती हैं कि क्या फायदा लाइव चैट का जब आप डाउट्स चेक ही नहीं करते। बेटा मैं बहुत डाउट चेक करता हूं, मैं देखता रहता हूं, आपके 90% डाउट फालतू होते हैं। ठीक है। दूसरी बात कि जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा, हर 1 मिनट के बाद मैं आपका डाउट नहीं देखता फिरूंगा। बी श्योर, जब मैं एक बार टॉपिक का एक हिस्सा पढ़ा लूंगा उसके बाद मैं आपके डाउट देखना शुरू कर दूंगा। ठीक है। तो आप मुझसे बिल्कुल एक्सपेक्ट ना करें कि हाँ मैं एक लाइन पढ़ाऊंगा, मंगल पांडे एक डाउट, बैरकपुर छावनी एक डाउट, फांसी एक डाउट, 8 अप्रैल एक डाउट। टीचर ऐसे नहीं पढ़ाता। समझ जाओ बात को, कुछ चीजें समझ जाओ और सीख जाओ। एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, इस तरीके से आप क्लास सिर्फ डिस्टर्ब करते हो। जब गैप मिलता है तब आप डाउट पूछते हो, टीचर उसे एंटरटेन करेगा, या पूछते रहो, जब उसे समय मिलेगा तो वो बताएगा। दूसरी बात, अगर आपकी खुद की कोई डिवाइस की प्रॉब्लम है तो चैट बॉक्स में हल्ला मत करो। कोई एक बच्चा बहुत देर से ये बोलता जा रहा है कि वीडियो ब्लर है, वीडियो ब्लर है, वीडियो ब्लर है, और वो बच्चा लगातार ये बात बोल रहा है। ध्यान दो, अगर वीडियो ब्लर होगा सच में सभी के लिए तो सारे बच्चे ये बात बोल रहे होंगे। अगर कोई बच्चा नहीं बोल रहा है और सिर्फ आपकी वीडियो ब्लर है तो आपके डिवाइस की प्रॉब्लम है।
वीडियो एकदम सही चल रही है, कोई एक बच्चा बोलेगा आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, वो लगातार स्पैम करता रहेगा। अरे भाई साहब, आवाज नहीं आएगी तो खाली तुम्हें नहीं आएगी क्या? आवाज नहीं आएगी तो बाकी बच्चों को भी नहीं आएगी, और फिर वो लगातार बोलना शुरू कर देंगे। तो अगर कोई प्रॉब्लम है जिसके लिए कोई नहीं बोल रहा है तो सिर्फ स्पैम मत करो, लगातार चैट बॉक्स को खराब मत करो, ठीक है? कि वीडियो ब्लर हो रही है, आवाज नहीं आ रही, तुम्हारी डिवाइस में प्रॉब्लम है, आवाज नहीं आ रही, तुम्हारी डिवाइस में प्रॉब्लम है, वीडियो ब्लर है। अगर वो प्रॉब्लम सबकी होगी तो सारे बच्चे चैट बॉक्स में लिख रहे होंगे, और जब सारे बच्चे चैट बॉक्स में लिख रहे होंगे तो टीचर उसको रिजॉल्व करेगा। समझ गए बात को? इस बात को पूरे 3 साल के लिए याद रखो। व्हाट आई एम टेलिंग यू, मुझे लगता है कि हमें एक चैट बिहेवियर के लिए डॉक्यूमेंट तैयार करना चाहिए। मैं अभी टीम से बात करूंगा, और चैट के मतलब आप जो चैट करते हैं उस चैट में आप किन रूल्स को फॉलो करेंगे, उसके लिए मैं एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दिलवाऊंगा। और आप चैट में ऐसा क्या करेंगे जिसके लिए आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, मैं उसके भी रूल्स अभी यहां पर बनवाकर आपके डॉक्यूमेंट को अपडेट करवाऊंगा। और मैं टीचर से बोलूंगा कि वो उन रूल्स को, ठीक है, आपके सामने साझा करें। मेरे दिमाग में अभी अभी ये जस्ट आइडिया है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आप चैट बॉक्स में क्या कर सकते हैं और आप चैट बॉक्स में क्या नहीं कर सकते हैं। एंड दैट्स व्हाई यू पीपल आर रूइनिंग क्लासेस। आप लोग ना जाने कितनी क्लासेस बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है? सो यू पीपल आर रूइनिंग क्लासेस, और आप अकेले के चक्कर में पूरे बच्चों की क्लास बर्बाद कर देते हैं। एंड आई विल नॉट एंटरटेन दिस, ठीक है? आपके डाउट्स मैं बिल्कुल लूंगा, लेकिन जब एक सेगमेंट में पढ़ा लूंगा उसके बाद मैं डाउट्स आपके जरूर से लूंगा, ठीक है? अरे मैं ध्यान ही तो नहीं दे रहा था ना नंदिनी बेटा, लेकिन कोई बोल रहा है क्या फायदा है लाइव क्लास का? भाई फायदा, लाइव क्लास में चैट पढ़ने थोड़ी आता है, टीचर पढ़ाने आता है ना, तो पढ़ाएगा, उसके बाद वो चैट भी पढ़ेगा, ठीक है? सर इन लोगों को इग्नोर करिए। बिल्कुल बेटा, मैं ऐसा ही करूंगा। मेरठ की छावनी में क्या होता है कि लगभग 90 सैनिकों ने जो कारतूस थे, जो ग्रीस्ड कारतूस थे, उनको दांत से खींचने से मना कर दिया। उन्होंने ग्रीस्ड कारतूसों को दांत से खींचने से मना कर दिया, और जब उन्होंने ग्रीस्ड कारतूसों को दांत से खींचने से मना किया तो उनको कोर्ट मार्शल किया गया। वो घुड़सवार सैनिक थे। 9 मई को उन 90 में से 85 सैनिकों को 10 साल की सजा दे दी गई, बाकी 4-5 को 4 साल की सजा दी गई, ठीक है? बाकी 4-5 को 4 साल की सजा दी गई। हम क्या देखते हैं कि ये जो घुड़सवार सैनिक थे, ये 10 मई को जेल तोड़कर भागते हैं, वहां के सारे यूरोपीय सैनिकों को मार देते हैं, और मारने के बाद ये 10 मई को पहुंच जाते हैं दिल्ली। चूंकि मेरठ से दिल्ली की दूरी कुछ ही किलोमीटर है, तो वो वहां पर कुछ 100 किलोमीटर ही है, तो वो वहां पहुंच जाते हैं जेल तोड़कर, और वो पहुंचते हैं दिल्ली। दिल्ली में जब वो जाते हैं तो मुगल बादशाह बहादुर शाह हुआ करते थे, वो 11 तारीख के, ठीक है, ठीक है, यहां पर 11 तारीख को आप एक बात समझो कि ये बहादुर शाह जफर से मिलते हैं। बहादुर शाह जफर से जब ये 11 तारीख को मिलते हैं तो बहादुर शाह जफर को ये अपने विद्रोह का नेता बनने का न्योता देते हैं। हालांकि 11 तारीख को बहादुर शाह जफर इनके इस विद्रोह का नेतृत्व स्वीकार नहीं करते हैं। 12 तारीख को बड़ा समझाने बुझाने के बाद वो इस पूरे विद्रोह का नेतृत्व करने को तैयार हो जाते हैं। हमने क्या देखा कि 4 जून को ये आंदोलन दिल्ली से निकलकर मेरठ और झांसी में पहुंच गया। धीमे धीमे ये आंदोलन बड़ी ही तेजी से फैलने लगा। विद्रोह का प्रसार सबसे पहले दिल्ली में हुआ। विद्रोह का प्रसार जो कि सबसे पहले दिल्ली में होता है, विद्रोह का प्रसार जो कि सबसे पहले दिल्ली में होता है, विद्रोह का प्रसार जो कि सबसे पहले दिल्ली में यहां पर हो रहा है, उसमें आप देखिए कि विद्रोह मेरठ से आरंभ होता है, और मेरठ से आरंभ होकर ये जल्दी ही दिल्ली पहुंच जाता है। और जब ये विद्रोह दिल्ली पहुंचता है, ठीक है, जब ये विद्रोह दिल्ली पहुंचता है तो यहां पर आप इस बात को समझिए। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, जस्ट वेट फॉर अ मिनट।
ठीक है, नाउ वी विल रिज्यूम दिस थिंग। नाउ वी विल रिज्यूम दिस थिंग। यहां पर आप समझिए कि विद्रोह के बारे में मैंने आपको बताया कि ये जो विद्रोह है ये जब शुरू होता है तो मेरठ से शुरू होकर ये विद्रोह दिल्ली पहुंच जाता है। मेरठ से पहुंचकर दिल्ली अगर ये पहुंच जाता है तो फिर ये क्या सिचुएशन बनती है? जब ये मेरठ से दिल्ली पहुंचता है तो सिचुएशन क्या बनती है? बहादुर शाह जफर जो कि मुगल बादशाह हुआ करते थे, उन्हें एक सांकेतिक नेतृत्व मिलता है। मुगल बादशाह को एक सांकेतिक नेतृत्व यहां पर मिलता है और जो जनरल बख्त खान थे वो दिल्ली में सेना नायक का पद संभाल लेते हैं। और जनरल बख्त खान जब एक सेना नायक का पद संभाल लेते हैं तो यहां पर हम क्या पाते हैं कि ये आंदोलन दिल्ली में काफी तेजी से फैलता है। दिल्ली में टेलीग्राफ संचार को नष्ट कर दिया जाता है, रिकॉर्ड कार्यालय जला दिए जाते हैं, जेल में लोगों ने तोड़फोड़ करी, जेलों से जो कैदी थे उन्हें रिहा कर दिया गया, डाकघर, राजकोष, ये सब कुछ लूटा गया, कई यूरोपियों को निशाने पे लिया गया और मारा गया। जल्दी ही यहां पर जो आम जन की भागीदारी थी वो तेजी से बढ़ने लग गई, तेजी से आम जन की भागीदारी बढ़ने लग गई। हमने क्या देखा? अब समय ये आ गया था कि आखिर ये बताया जाए कि ये जो विद्रोह है, ये जो विद्रोह है, ये विद्रोह हो क्यों रहा है। वी वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये विद्रोह हो क्यों रहा था। जब हम इस बारे में यहां पर बातचीत करते हैं तो हम क्या पाते हैं? हमने देखा कि जो विद्रोह के दौरान एक आजमगढ़ घोषणा की जाती है, विद्रोह के दौरान जो आजमगढ़ घोषणा होती है इसमें इस विद्रोह के उद्देश्य और लक्ष्यों का विवरण दिया जाता है। उद्देश्य और लक्ष्यों का जब विवरण यहां पर दिया जाता है तो हम पाते हैं कि इस विद्रोह के लक्ष्य के बारे में जब बातचीत की जाती है तो मुद्दा निकल के आता है कि हिंदू मुसलमानों के बीच में एकता को स्थापित किया जाए, हिंदू और मुसलमानों के बीच में एकता को स्थापित किया जाए, जमींदारों के बारे में इस चीज को निर्धारित किया जाए कि वो परेशान ना करें, व्यापारियों की समस्या का निदान किया जाए। ठीक है, इसके अतिरिक्त कारीगरों को बेहतर स्थिति का वायदा दिया गया, धार्मिक नेताओं से कहा गया कि वो सौहार्द दिखाएं, वो सौहार्द दिखाएं। ठीक है, इन सभी उद्देश्यों के साथ ये पूरा विद्रोह शुरू हुआ। विद्रोह जल्दी ही लखनऊ में पहुंच गया। दिल्ली से, मेरठ से विद्रोह शुरू हुआ, मेरठ से गया दिल्ली और दिल्ली से ये आ गया लखनऊ। हम देखते हैं कि लखनऊ ने सहायक संधि, लखनऊ का मतलब स्पष्ट रूप से अवध होगा, अवध ने बहुत पहले सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर दिए थे। अवध के सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर देने के बाद हमने क्या पाया था कि उनकी सैन्य क्षमता बहुत अधिक कमजोर हो गई थी। अवध के बारे में डलहौजी एक दफा कहता है, अवध एक ऐसी चेरी है जो एक न एक दिन हमारे मुंह में आकर जरूर गिरेगी। डलहौजी के इस कथन से यह साफ पता चलता है कि वो अवध के ऊपर कब्जा करना चाहता था। लगभग पूरा उत्तर भारत अंग्रेजों के कब्जे में आ चुका था। अवध पर कब्जा अंग्रेजों के उत्तर भारत में प्रभाव को सुदृढ़ करता था। अवध के नवाब वाजिद अली शाह थे। वाजिद अली शाह के राज्य के ऊपर अंग्रेज कब्जा नहीं कर सकते थे क्योंकि ऐसा कोई बहाना नहीं था। नवाब वाजिद अली शाह ऑलरेडी पहले से ही सहायक संधि का हिस्सा थे, उनका अपना सही उत्तराधिकारी था, उनके बेटे का नाम बिरजिस कादिर था। तो इस रूप से नवाब वाजिद अली शाह इसमें इसका हिस्सा नहीं बनते थे। ये जो पॉलिसी थी व्यपगत का सिद्धांत, कोई मुझसे पूछ रहा था बार बार कि सर ये व्यपगत का सिद्धांत क्या है। व्यपगत का सिद्धांत ये है कि अगर किसी राजा के पास अपना खुद का बेटा नहीं होता था तो अंग्रेज उसे बेटा गोद नहीं लेने देते थे। लेकिन व्यपगत का सिद्धांत अवध के ऊपर नहीं लगता था क्योंकि वाजिद अली शाह का अपना खुद का बेटा था और उसका नाम बिरजिस कादिर था। तो उन्होंने अवध के ऊपर कुशासन का आरोप लगाया और कुशासन का आरोप लगाकर अवध को कब्जा लिया। और जब उन्होंने अवध को कब्जाया तो यह आंदोलन बहुत ही तेजी से अवध में पहुंचा। अवध व्यपगत के सिद्धांत के अंतर्गत कब्जे में नहीं लिया जा सकता था क्योंकि उनका अपना उत्तराधिकारी बिरजिस कादिर हुआ करता था। 1856 में कुप्रशासन यानी कि मिस गवर्नेंस के आधार पर अवध को कब्जा लिया गया। नवाब वाजिद अली शाह को पेंशन पर कलकत्ता भेज दिया गया। अब इस बात को लेकर अवध के लोगों में बड़ी नाराजगी रही कि आपने अनावश्यक एक बहाना बनाया। अगर कुप्रशासन
कि कोई नवाब, कोई राजा अपना प्रशासन नहीं चला पा रहा है, अगर ये किसी राज्य को कब्जाने का आधार है, तब तो आप किसी भी राज्य को कब्जा सकते हैं ना। फिर नाटक क्या रह गया। नवाब वाजिद अली शाह को जब कलकत्ता भेजा गया पेंशन के ऊपर, तो अवध के लोगों में इस बात को लेकर बड़ी नाराजगी रही और उन्होंने यहां पर विद्रोह किया। 21,000 तालुकादार, जिनको उनकी जागीरों से अंग्रेजों ने निकाल दिया था, उन्होंने बहुत तेजी से इस आंदोलन को आगे बढ़ा दिया। अंग्रेजों को यह लगता था ना कि अवध के जो नवाब हैं वाजिद अली शाह, उनको वहां की आम जनता पसंद नहीं करती, जबकि यह बात पूरी तरीके से गलत थी। अवध के नवाब को वहां की जनता बहुत ही अधिक प्रेम करती थी और यह बात बिल्कुल स्पष्ट भी हो गई, ये बात बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में भी आ गई। समझ गए इस बात को? ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बताया अवध के बारे में। मुझे बताओ कि क्या ये आपको समझ में आ गया? समझ गए बेटा? कुड यू ऑल अंडरस्टैंड? बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। अच्छा, अगर कोई डाउट है ना तो पूछ लो, अभी नहीं फिर बोलोगे कि सर डाउट नहीं ले रहे हो। डाउट थोड़ा सा अगर कुछ है तो पूछ लो, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूं। आस्क सम डाउट्स। सर विरोध विद्रोह की सही डेट क्या है? बिल्कुल बेटा, एकदम सही जो आपने पूछा बेटा, 10 मई। सर विद्रोह की सही डेट क्या है? 10 मई। सर रिपीट कर दो बेटा, आपके पास पूरा ऑप्शन है, आप इस पूरी की पूरी क्लास को रिपीट कर सकते हैं। आप इस क्लास को दोबारा से देख लेंगे, सब कुछ रिपीट हो जाएगा। प्लीज रिप्लाई। राधिका बेटा पूछिए। इसका पीडीएफ पोर्टल पर ही मिल जाता है। अंग्रेजों ने ऐसा क्यों कहा कि सैनिक विद्रोह है? ताकि बेटा वो इसके स्केल को कम बता सके। याद करने का तरीका बेटा, जैसे मैं कहानी की तरह सुना रहा हूं, वैसे ही कहानी की तरह याद कर लो। सौहार्द का मतलब आपस में मिलजुल कर रहना। ब्रिजेश कादिर कौन था? बेटा ये वाजिद अली शाह के बेटे थे, सीधे सीधे कहूं तो अवध के नवाब के बेटे थे। सर आप एडवांस क्लास में लिखवाएंगे? हाँ जी बेटा, एडवांस क्लास में लिखवाऊंगा, सब कुछ लिखवाऊंगा। यहां पर जो ये पढ़ा रहा हूं ना, इसे ही फिर से लिखवाऊंगा। सर ईडब्ल्यूएस को यूपीएससी में कितने अटेम्प्ट मिलते हैं? बेटा जब वैसी क्लास होगी ना तो उसमें ये सवाल पूछना, अभी टॉपिक से सवाल पूछो। वैसे बता देता हूं, 6 अटेम्प्ट ही होते हैं। तालुकादार कौन होते हैं? तालुकादार बेटा जमींदार होते हैं, जिनके पास जमीन का मालिकाना हक होता है। सर बेगम हजरत महल कौन थी? बेटा बेगम हजरत महल ब्रिजेश कादिर की माताजी थी और नवाब वाजिद अली शाह की वाइफ थी, जिन्होंने इस विद्रोह को उनके कलकत्ता चले जाने के बाद लीड किया था। सर मेरा भी डाउट लीजिए। बिल्कुल बेटा, डाउट पूछो, लूंगा क्यों नहीं। सर ब्रिजेश कादिर का क्या हुआ? ब्रिजेश कादिर को बेगम हजरत महल लेकर नेपाल भाग गई।
सर कारतूस कहां से आता था? बेटा ब्रिटेन से आता था। जागीर क्या होता है? जागीर का मतलब बेटा जमीन का टुकड़ा होता है। सूबेदार किसे कहते हैं? सूबेदार बेटा पुलिस में एक पद होता है। अवध क्या है? अवध क्या है? बिरजिस कादिर क्या है? सौहार्द क्या है? यहां तक तो मैं बर्दाश्त कर रहा था। अवध क्या है? अवध एक राज्य का नाम है। अवध को आज उत्तर प्रदेश कहा जाता है। कुप्रशासन क्या है? कुप्रशासन, जब कोई राजा अपना प्रशासन अच्छे से ना चला पाए तो उसे कुप्रशासन कहते हैं। सर ये लोग फालतू में सवाल कर रहे हैं, अभी हमारा समय बीत जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, ये लोग कुछ तो सवाल फालतू में कर रहे हैं। चलो ठीक है सर, आप आगे बढ़ो। हाँ जी बेटा, आगे बढ़ेंगे। नवाब वाजिद अली शाह के कलकत्ता निर्वासन पर आम जनता में गुस्सा आया। तालुकादार, सैनिक, दरबारी सभी असंतुष्ट थे। तो जो वाजिद अली शाह की बेटा पत्नी थी जिनका नाम बेगम हजरत महल था, उन्होंने अपने बेटे बिरजिस कादिर को नवाब घोषित कर दिया और 1857 के विद्रोह में उन्होंने हिस्सा लिया। ठीक है बेटा, तो बिरजिस कादिर की जो माता जी थी बेगम हजरत महल, उन्होंने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। ठीक है, नाउ हम क्या देखते हैं बेटा, इसके बाद हम क्या पाते हैं? कानपुर में पेशवा बाजीराव द्वितीय, कानपुर में बेटा पेशवा हुआ करते थे। पेशवा मराठा पद होता था जो कि प्रधानमंत्री के जैसा होता था। यह मराठा पद जो है वो प्रधानमंत्री के जैसा होता था। पेशवा जो बाजीराव द्वितीय थे बेटा, जो पेशवा बाजीराव द्वितीय थे, पेशवा बाजीराव द्वितीय के पास पेंशन मिलती थी उनको, वो कानपुर के बिठूर में रहते थे। जब उनकी मृत्यु हुई तो उनका अपना कोई बेटा नहीं था। उन्होंने एक बेटा गोद लिया था, नाना साहब को। नाना साहब को उन्होंने गोद लिया था। तो उम्मीद ये की जा रही थी कि उनके बाद अंग्रेज नाना साहब को वो पेंशन दे देंगे। लेकिन क्या अंग्रेजों ने नाना साहब को पेंशन दी? नहीं दी। और जब अंग्रेजों ने नाना साहब को पेंशन नहीं दी तो फिर उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया और खुद को उनका गवर्नर घोषित करके उन्होंने विद्रोह कर दिया। कानपुर के विद्रोह में नाना साहब की सहायता उनकी एक मिलिट्री कमांडर यानी कि सेना नायक तात्या टोपे ने करी थी। कानपुर में विद्रोह असफल हो जाने के बाद नाना साहब को नेपाल में आश्रय लेना पड़ा और तात्या टोपे उसके बाद झांसी की रानी की मदद करने लगे। झांसी के बेटा राजा गंगाधर राव थे। उनका विवाह मणिकर्णिका से हुआ करता था। उनका वैसे नाम देखो मणिकर्णिका हुआ करता था, लेकिन विवाह के बाद जो उनका नाम है वो बदलकर क्या रख दिया गया? विवाह के बाद उनका नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई रख दिया गया। गंगाधर राव का अपना कोई बेटा नहीं था तो उन्होंने दामोदर राव को गोद ले लिया। वही अंग्रेजों ने दामोदर राव को राजा माना नहीं और गोद निषेध की जो नीति थी, वेपगत का सिद्धांत, उसके तहत 1854 में झांसी को कब्जा लिया गया। हमने क्या देखा कि जब विद्रोह हुआ तो झांसी की रानी ने तात्या टोपे के साथ मिलकर विद्रोह कर दिया। ठीक है, झांसी की रानी ने बाद में ग्वालियर के सिंधिया राजा जो जयजीराव सिंधिया थे उनसे सहायता मांगी, बट उन्होंने बेटा सहायता की नहीं, बल्कि उल्टा उनके ऊपर हमला ही किया। झांसी की रानी ने जयजीराव सिंधिया को तो हरा दिया, लेकिन अंग्रेजों ने जब उनके ऊपर हमला किया तो वो वहां पर उस हमले में लड़ते हुए शहीद हुई, मारी गई। सर ह्यूरोज उनके बारे में कहता है, हियर ले द विमेन हु वाज द ओनली मैन अमंग द रेबल्स। मतलब वो कहता है कि वास्तविक अर्थों में अगर इसमें कोई लड़ा था तो वो वही थी। इसके बाद ये आंदोलन बिहार पहुंचता है। बिहार में बेटा जगदीशपुर के एक जमींदार थे, उनका नाम कुंवर सिंह था। उनकी जमींदारी छीन ली गई। 80 साल का बुजुर्ग होने के बावजूद उन्होंने अंग्रेजों के साथ कठोर संघर्ष किया और सामान्य जन का नेतृत्व किया। शाहमल जो उत्तर प्रदेश के बड़ौद परगना से संबंधित थे और मौलवी अहमदुल्ला जो कि फैजाबाद से संबंधित थे, इन्होंने भी इस रिवोल्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से आगे बढ़ाया। ये बेटा 1857 की क्रांति का विस्तार था। 1857 की क्रांति के विस्तार के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया और बताया। उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो फिर चलिए
आज का ये सेशन जिसमें मैंने आपको 1857 की क्रांति के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बता दी हैं, ये थोड़ा सा ही रह गया है। इसको जो थोड़ा सा रह गया है इसको खत्म करेंगे, उसके बाद चैप्टर नंबर 5 हम लोग शुरू कर लेंगे। लास्ट चैप्टर 8वां वाला हमको पढ़ना नहीं है क्योंकि वो पॉलिटी का चैप्टर है। 7 चैप्टर तक हम इसको गो थ्रू करके पढ़ लेंगे और आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है वो समाप्त हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि 1857 के विद्रोह को आपने बहुत अच्छी तरीके से समझा और जाना होगा। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से एक नए सेशन में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद और अलविदा। वैसे मैं आप लोगों को डांटना नहीं चाहता हूं, लेकिन कई बार हो जाता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।